नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। आज हम पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड यानी कि नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के टॉपिक नैतिकता में आगे बढ़ते हुए टॉपिक 2.1 में देखेंगे किसी समाज में नैतिक मूल्यों का निर्धारण, और टॉपिक 2.3 में देखेंगे हम कानून तथा नैतिकता में क्या संबंध होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक 2.1 से हम। तो आपका टॉपिक 2.1 है किसी समाज में नैतिक मूल्यों का निर्धारण। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से करें, आसान है, स्कोरिंग होता है। पेपर 4 हमेशा ही स्कोरिंग रहा है। तो जो नैतिक मूल्यों का विकास है समाज के अंदर ही होता है, पहले तो ये समझ लेना होगा हमें, क्योंकि जो समाज उसका निर्धारण कर रहा है तो विकास भी उसी के अंदर हो रहा है। परंतु इनके निर्धारण एवं विकास में अनेक आधारों की भूमिका होती है, ठीक है, जिसे हम निम्नवत बिंदुओं में देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे हम भौगोलिक कारक, फिर जननांकीय कारक, धार्मिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक। यदि हम सबसे पहले भौगोलिक कारकों की बात करें तो किसी भी समाज में भौगोलिक परिस्थितियाँ नैतिक मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। जैसे कि अगर पहला उठाया जाए वातावरण, तो यदि हम अरब देशों की बात करें तो वहाँ का वातावरण और हमारे देश के वातावरण या यूरोप के वातावरण में बहुत फ़र्क है। देखें, जैसे अरब देशों में धूल भरी आंधियों से बचने के लिए बुर्का पहनना, भारत में गर्म वातावरण के चलते धोती या साड़ी, जबकि यूरोप में ठंडे मौसम के कारण कसे कपड़े पहनना नैतिकता के रूप में शामिल कर लिया जाता है। इसे किसी भी संदर्भ में अनैतिक नहीं माना जाता। वहीं यदि कृषि भूमि के संदर्भ में देखा जाए भौगोलिक कारकों को, तो जहाँ पर सामान्यतः शाकाहार को नैतिक माना जाता है, वहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कृषि भूमि पर्याप्त मात्रा में होती है, जैसे कि भारत में। वहीं इसके विपरीत कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ मांसाहार को अनैतिक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कृषि भूमि का अभाव होता है, जैसे कि आपके पश्चिमी एशियाई देश जहाँ पर पर्याप्त कृषि भूमि नहीं है। तो वहाँ पर जब कृषि ही नहीं होगी तो शाकाहार को प्रमोट या बढ़ावा कैसे दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि बात की जाए तो ठंडे प्रदेशों में मदपान यानी कि शराब पीने को बुरा नहीं माना जाता, जबकि गर्म प्रदेशों में जैसे भारत में विशेषकर ऐसे प्रदेश जैसे कि आपका बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में शराब के सेवन को सामाजिक रूप से बुरा माना जाता है। अगर यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो अगर यदि भारत के इन प्रदेशों में शराब को बुरा माना जाता है यानी कि मदिरापान को, तो वहीं आपके पहाड़ी राज्यों में इसको बुरा नहीं माना जाता। और इसी प्रकार संसाधनों की बात की जाए तो भौगोलिक खंड में ही संसाधनों की कमी के कारण स्कीमो जनजाति में वृद्ध द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, जबकि जापान में संसाधनों की प्रचुरता के कारण वृद्धों का सम्मान किया जाता है या उनकी लंबी आयु की प्रणालियाँ विकसित की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि भौगोलिक कारक किस प्रकार किसी भी देश में नैतिकता के मापदंडों को निर्धारित करता है। हालांकि भौगोलिक कारक एकमात्र कारक नहीं होता। हम आगे देखेंगे जननांकीय यानी कि डेमोग्राफिक जो होती है वो भी आपके देश में, वो भी स्थान बाई स्थान यानी कि प्लेस बाई प्लेस जो नैतिकता है उसको प्रभावित करती है। जैसे अगर उठाया जाए सबसे पहले सेक्स रेशो लिंगानुपात, यदि किसी देश में 1000 पुरुष और 1000 महिलाएं हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से एक विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। और यदि कोई ऐसा समाज है जहाँ युद्ध बहुत ज़्यादा होते हैं यानी कि युद्ध प्रधान समाज है, जहाँ पे जो पुरुष होते हैं युद्ध में जाके वीरगति को प्राप्त होते हैं और महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती है, तो वहाँ पे हम देखेंगे बहुविवाह का प्रचल रहा ना एक आम बात होगी। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या आरंभ में इस्लाम में देखा गया, वहाँ बहुविवाह का एक बहुत बड़ा कारण युद्ध भी हुआ करते थे। वहीं कुछ अन्य कारण भी देखेंगे जैसे कि देहरादून की खस जनजाति या द्रौपदी स्वयंवर, यहाँ भी हम बहुविवाह का प्रचलन देख सकते हैं। इसी प्रकार अधिक जनसंख्या भी हमारी नैतिक मूल्यों को प्रभावित करती है। अधिक जनसंख्या हम देखते हैं जैसे कि यदि जनसंख्या का दबाव अत्यधिक है तो संसाधनों में दबाव ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, आपके यहाँ प्रतिस्पर्धा और अपराध बढ़ने की संभावना बढ़ी रहेगी। वहीं यदि आपके यहाँ जनसंख्या एक निश्चित मात्रा पे है या कम है और संसाधन अधिक हैं, तो आनंद, शांति, ईमानदारी जैसे मूल्यों की मुख्यतः प्रमुखता रहेगी। क्यों? क्योंकि संसाधन अधिक हैं और मांग कम होती है। जबकि समरूपी जनसंख्या जहाँ पे होती है जैसे वेटिकन सिटी, यहाँ पे समरूपता पे अधिक बल दिया जाता है। और वहीं कोई ऐसा समाज या कोई ऐसी जगह जैसे कि न्यूयॉर्क, पेरिस, दिल्ली, जहाँ पे जनसंख्या क्या है, वैविध्यपूर्ण है, तो वहाँ बहुसंस्कृतिवाद का बढ़ावा मिलता है। जबकि एक फैक्ट है, आप देख सकते हैं, लगातार महिलाओं की जनसंख्या यानी संख्या में कमी के चलते पंजाब,
हरियाणा तथा राजस्थान को भारत का बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। एक फैक्ट था, देखिए आपका धार्मिक कारक भी आपकी नैतिकता को प्रभावित करता है। जैसे कि यदि धर्म की प्राकृतिक मान्यताओं के आधार पर देखा जाए तो जैन जैन धर्म में शाकाहार का मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण रखता है। वहीं मुस्लिम जो धर्म है वहाँ पे मांसाहार को कोई बुरा नहीं माना जाता है, अनैतिक नहीं माना जाता। जबकि गाय के संदर्भ में देखा जाए तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है या कुछ अन्य धर्मों के लिए पवित्र है, परंतु सामान्यतः अधिकांश धर्म में गाय को एक खाद्य पदार्थ के रूप में देखा जाता है, अर्थात गाय का मांस भी खाया जाता है। हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए अनुचित हो, धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, परंतु परिस्थितियाँ यानी कि जो आपकी सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, धार्मिक पर मान्यताएँ होती हैं, वो उसका निर्धारण करती हैं। इसलिए व्रत को भी आत्मिक पवित्रता और स्वास्थ्य के लिए संदर्भ में देखा जाता है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था भी आपके नैतिक मूल्यों को प्रभावित करती है। जैसे कि यदि पूंजीवादी समाज के संदर्भ में देखा जाए तो पूंजीवादी समाज में प्रतिस्पर्धा, लालच, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल्य अत्यधिक होता है, क्योंकि यहाँ का जो पूंजीवाद होता है, जो उदारवाद से प्रभावित होता है, संचालित होता है, उसमें इन मूल्यों को महत्व दिया जाता है। वहीं यदि हम समाजवादी समाज में देखेंगे तो हम देखेंगे यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो उसमें सहयोग की बात अधिक की जाएगी, त्याग की बात की जाएगी। समानता का मूल्य यहाँ सबसे प्रमुख होता है। न्याय, साझेदारी, ये सारे मूल्य यहाँ पे दिखेंगे आपको, जो कि पूंजीवाद से लगभग विपरीत होते हैं। वहीं यदि कि हम किसी कृषि प्रधान समाज में जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, आपको दिखेगा स्थायित्व, सामूहिकता, सामुदायिकता व प्राकृतिक प्रेम दिखेगा आपको, क्योंकि ये जो लोग होते हैं आपस में मिलजुल के रहते हैं और प्रकृति से तारतम्य इनका अच्छा होता है, क्योंकि इनकी आजीविका भी प्रकृति पर निर्भर होती है। इसी प्रकार विनिर्माण या सेवा क्षेत्र प्रधान समाज भी होते हैं, जहाँ पे गतिशीलता, निजता या यांत्रिकता का मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। हम देख रहे हैं किस प्रकार, देखिए आपके जो मूल्य होते हैं, जो नैतिकता होती है, कैसे प्रभावित हो रही है विभिन्न कारकों से। अब यदि हम राजनीतिक कारक की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता तथा समानता का मूल्य अत्यधिक होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कहीं किसी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी ना हो तो वो लोकतंत्र व्यर्थ है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, चुनाव के माध्यम से अपनी जनता की चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन कर सकें। वहीं यदि आप तानाशाही समाज में जाके देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था में देखेंगे, तो वहाँ पर आज्ञा पालन का मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, और यदि किसी तानाशाह की आज्ञा ना मानी जाए तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। इसको हम नॉर्थ कोरिया और भारत के संदर्भ में देख सकते हैं। जैसे भारत में अभिव्यक्ति की इतनी आज़ादी है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री को भी अपशब्द तक कह देते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। वहीं नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया में जाएंगे तो आपका जो वहाँ का शासक है किम जोंग उन, उनके विरुद्ध एक शब्द बोलना भी शायद मृत्यु को अवहित करने के समान होता है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे अपना 2.3 में, कानून तथा नैतिकता में क्या संबंध है। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका, कानून और नैतिकता में संबंध। यदि पहले कानून की बात की जाए तो कानून किसी देश की विधायिका द्वारा विधान होते हैं, यानी कि कोई देश किसी विधायिका कोई कानून यानी कि नियम, कानून, विधि सब पारित करती है तो उसे कानून कहा जाता है, ताकि व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। इस पर स्पष्ट है कि कानून किसी देश की विधायिका द्वारा विधान होते हैं जो समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाए जाते हैं। वहीं नैतिकता एक मूल्य है। क्या है? नैतिकता एक मूल्य है जो किसी के कृत्य को सामाजिक मापदंडों के आधार पर सही या गलत सिद्ध करते हैं। नैतिकता व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जरूर लिखना अच्छे से, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर इनकी समानता की बात की जाए तो दोनों में समानताएं भी होती हैं। कानून तथा नैतिकता दोनों ही समाज में शांति व्यवस्था, सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने के उपकरण हैं। क्या है? दोनों ही क्या चाहते हैं, समाज में शांति व्यवस्था हो, सामंजस्य हो, तो संतुलन स्थापित हो जाए, और दोनों ही समाज के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप उसको नोट करते रहना, की पॉइंट्स लिखे गए हैं। इसमें अंतर भी बहुत है। यदि पहला अंतर देखा जाए तो जो नैतिकता है, नैतिकता एक मूल्य है जो परंपराओं के आधार पर नैतिक प्रतिमान स्थापित करती है। और कानून क्या है? कानून संविधान तथा अधिनियमों के माध्यम से स्थापित नियम होते हैं। क्या होते हैं? संविधान तथा अधिनियमों से स्थापित होते हैं। इस वक्त अब अगला पॉइंट देखा जाए तो जो आपकी नैतिकता है, नैतिकता बाध्यकारी नहीं होती, नहीं, गैर बाध्यकारी है, जबकि कानून बाध्यकारी होते हैं। हालांकि नैतिकता के पीछे पाप का भय बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है।
जिसके चलते लोग नैतिकता का पालन करते हैं। वहीं यदि कानून की बात की जाए तो यहाँ दंड का भय रहता है। तो दोनों ही बातें अंतर्निर्भर है, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार नैतिकता का संबंध व्यक्ति के अंतर्मन तथा बाह्य जीवन दोनों से होता है। जो नैतिकता है आपके अंतर्मन में तो होती है, साथ में बाह्य जीवन को प्रभावित करती है। वही कानून का संबंध केवल बाह्य जीवन से होता है। इस पर कानून अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं जबकि नैतिकता आत्मनिष्ठ होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार नैतिकता का प्रतिमान बदल जाता है। अब कानून का निर्माण राज्य करते हैं जबकि नैतिकता का निर्माण समाज करता है। तो ये दोनों जो हमने अंतर देखे, ये सारे महत्वपूर्ण अंतर हैं कि इसी तरह पॉइंट यानी कि बिंदुओं में नोट कर लीजिएगा। अब अगर दोनों के मध्य संबंध को देखा जाए तो डायग्राम क्या बता रहा है आपको। देखो, एक सर्कल कानून का है, एक नैतिकता का है। हमें क्या चाहिए, कानून भी चाहिए और नैतिकता भी चाहिए। यानी कि जहाँ कानून और नैतिकता होगी वहाँ पे संतुलित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी। कहते हैं ना कि कानून ही केवल समाज को संचालित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि कानून ही सब कुछ होता तो आज हमारे देश में लैंगिक विभेद नहीं होता, बालिकाओं की हत्या नहीं होती। ऐसे बहुत से कानून हैं जो बनाए गए परंतु उसका वो परिणाम नहीं दिखा जो दिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नैतिकता कहीं ना कहीं लोप रहा है उसमें। तो यदि बात की जाए तो दोनों के संबंधों के कुछ कानून समाज में प्रचलित नैतिकता की को जो है स्थापित करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि संपत्ति उत्तराधिकार कानून। ये नैतिकता को स्थापित करने के लिए बनाए गए थे, जिसमें महिलाओं यानी बच्चियों को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया था। इस पर कुछ कानून समाज में प्रचलित अनैतिक परंपराओं को समाप्त करके नैतिकता की स्थापना करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि दहेज, सती तथा 3 तलाक समाप्ति के लिए कानून बनाए गए। देखिए, दहेज, सती या 3 तलाक आप किसी भी संदर्भ में इसको नैतिक नहीं कह सकते, ये अनैतिक थे। इसको समाप्त करने के लिए कानून का सहारा लेना अत्यावश्यक था और ऐसा किया भी गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकृति तथा स्वरूप में भिन्नता होते हुए भी नैतिकता तथा कानून एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमें भी इसी संदर्भ में देखना है इस चीज़ को कि दोनों को पूरक ही सिद्ध करना है, और वास्तव में दोनों पूरक हैं भी। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारी जो क्लास है थोड़ी छोटी छोटी चल रही है, इसी प्रकार चलती रहेगी आगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।